टैबलेट की फॉर्म में और सस्पेंशन की फॉर्म दोनों में अवेलेबल होती है। टैबलेट की फॉर्म में ये 250 mg और 500 mg में अवेलेबल होती है, जबकि इसकी एक्सटेंडेड रिलीज़ फॉर्म XR अवेलेबल होती है। और सस्पेंशन में ये 1 to 5 mg का सस्पेंशन और 250 mg जिसको क्लैरिसिड DS कहा जाता है, यानी कि DS डबल स्ट्रेंथ, वो भी अवेलेबल होता है। छोटे बच्चों के लिए क्लैरिसिड के ड्रॉप्स की फॉर्म में भी वही सस्पेंशन ड्रॉपर के अंदर अवेलेबल होता है, जिसको क्लैरिसिड ड्रॉप्स कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर एक एंटीबायोटिक है जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन होते हैं इसको ख़त्म करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये ज़्यादातर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शन है उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि गले का बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना, छाती का बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना, छाती में इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन या नमूनिया की फॉर्म उसमें इस्तेमाल की जाती है, या लंग्स के अंदर अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कंडीशन जैसे कि स्किन के इन्फेक्शन उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बाज़ औक़ात जो दूसरे इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि कैट स्क्रैचेस उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैदे की एक बीमारी एच पाइलोरी होती है, उसमें भी उसको क्योर करने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए दूसरी अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अब बुनियादी तौर पर ये है एक एंटीबायोटिक जो कि कहीं पे भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा उसको मारने और उसको किल करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी डोजेज के बारे में। मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसकी जो डोजेज होती है मुख्तलिफ़ होती है, और एक ही बीमारी के अंदर डॉक्टर आपकी कैफ़ियत को देखते हुए, आपकी जिस्मानी कैफ़ियत को देखते हुए, आपकी उम्र को देखते हुए, वज़न को देखते हुए और बीमारी की कैफ़ियत को देखते हुए आपकी दवा का तयन करेगा। कुछ कंडीशन के अंदर ये ज़्यादातर 250 mg सुबह और शाम एक-एक गोली दी जाती है, लेकिन अगर मर्ज़ सीवियर हो तो उस सूरत के अंदर 500 mg की एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम दी जाती है। बच्चों के अंदर इसका जो सस्पेंशन है वो 1 चम्मच यानी कि 5 ml सुबह और 5 ml शाम दिया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि इसको कितने अरसे तक दिया जाना चाहिए। एंटीबायोटिक दवा ख़ुसूसी तौर पर ये इसके लिए ज़रूरी है, जिसमें क्लैरिसिड भी शामिल है, कि जितनी देर डॉक्टर कहे उतनी देर इसको जारी रखें। ख्वाह आपकी तबीयत बेहतर ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन उसका जो कोर्स है वो पूरा करें। मिसाल के तौर पर अगर कुछ इन्फेक्शन की जो डोज़ होती है वो 5 दिन होती है, तो 5 दिन का कोर्स पूरा करें। कुछ में 7 दिन है और कुछ इन्फेक्शंस के अंदर इसको 7 से 10 दिन तक भी कंटिन्यू करना किया जाता है। गो के मरीज़ की तबीयत पहले 2 या 3 दिनों में काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, लेकिन इस दवा का इस्तेमाल तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस दवा का इस्तेमाल तर्क कर दिया तो बैक्टीरिया एक तो अच्छी तरीके से मरेगा नहीं और दोबारा रिकरेंट इन्फेक्शन का ख़तरा है, और दोबारा वही बैक्टीरिया इस दवा के अगेंस्ट इम्यून हो जाएगा, दोबारा उसको इस दवा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप यूँ समझ लें कि जो ज़ख्मी अगर हम उसको करके छोड़ दें, मुकम्मल तौर पे किल ना हो, तो ज़ख्मी शेर ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसी तरह ये बैक्टीरिया जब दोबारा इन्फेक्शन करेगा तो वो एक ज़्यादा सीवियर किस्म का एक इन्फेक्शन होगा। इसलिए ज़रूरी है कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस से बचने के लिए ज़रूरी है कि हमें इस दवा का कोर्स मुकम्मल करना चाहिए। एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के तौर पर जब हम कोई एंटीबैक्टीरियल देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, तो जिस्म पे उस दवा का असर नहीं होता। अब ये एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस जो है ये नस्ल दर नस्ल में मुंतकिल होता है। अगर एक नस्ल में कोई एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस है तो हो सकता है वो अगली नस्ल में भी हो, और आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया का असर, जो एंटीबैक्टीरियोटिक का असर जो है वो इंसानों पर बहुत कम होता जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि जब ज़रूरत हो उस वक़्त एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाए, खामखा किसी ज़ुकाम नज़ले में इसका इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। जहाँ पे डॉक्टर आपको कहे कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, इस दवा का इस्तेमाल करें, तो उसका इस्तेमाल मुकर्ररा मुद्दत और मुकर्ररा मियाद के तक पूरा करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। इसके ज़्यादातर अमूमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि दिल घबराना, सर चकराना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये इसके अमूमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इसके एक ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट ये भी देखा गया है कि जो मुँह का जायका है वो कड़वा रहता है, गले का जायका कड़वा रहता है जब तक इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही दवा का इस्तेमाल छोड़ देते हैं तो ये जो है जायका ये ठीक हो जाता है। इसके अलावा कोई इसकी ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, अगर कोई मरीज़ जिसको गुर्दों का आर्ज़ा लाहक हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर को पहले बता दे, ताकि
ऐसे मरीज़ जो गुर्दों के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं और उनका क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा होता है, तो उसमें उसको देखते हुए डॉक्टर उसकी दवा का तयन करेगा और दवा की जो है कम कर दी जाएगी, उसकी मेंटेनेंस डोज़ जो होगी कम कर दी जाएगी। इसी तरह जो ऐसे लोग जो जिगर के आर्ज़े में मुब्तला हैं, उनको भी उसकी डोज़ जो होती है वो कम की जाती है। ऐसे मरीज़ जो जिगर के आर्ज़े में मुब्तला हों, उनको चाहिए कि वो डॉक्टर्स को बता दें कि हमें जिगर का आर्ज़ा है, ताकि डॉक्टर उस हिसाब से आपकी जो डोज़ है उसका तयन कर सके। इसके जो दूसरे जो हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन को सिर्फ़ और सिर्फ़ उस तरीके के वक़्त खाना चाहिए जब डॉक्टर उसको दे, क्योंकि और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अमूमन प्रेगनेंसी में और दूध पिलाने वाली माँओं में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जनरल सी मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले ख़ाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।